डॉक्टर कीर्ति माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर, पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर। बच्चों, आज हमारे अध्ययन का विषय है जापान के संविधान में सम्राट। जापान के लोगों की मान्यता है कि उनका सम्राट सूर्य की संतान है और वे इसका सदैव ईश्वर की भांति ही सम्मान करते रहे हैं और आज भी करते हैं। नवीन संविधान के पूर्व राज सिंहासन के उत्तराधिकार के संबंध में निर्णय सम्राट के कानून द्वारा किया जाता था, लेकिन वर्तमान संविधान के अंतर्गत यह शक्ति सम्राट से डायट अर्थात संसद को हस्तांतरित कर दी गई है। संविधान के आर्टिकल 2 में लिखा है कि सम्राट का पद वंश परंपरानुकूल रखा गया है और उसका उत्तराधिकार डायट द्वारा पारित साम्राज्यी गृह कानून द्वारा निश्चित किया गया है। इंग्लैंड के समान ही जापान में भी सम्राट की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र सिंहासन का उत्तराधिकारी होता है और पुत्र न होने के संबंध में अगर पुत्री भी इस पद की अधिकारिणी हो सकती है। वर्तमान संविधान के अंतर्गत राजमहल का संपूर्ण खर्च वहां की संसद के द्वारा स्वीकृत किया जाता है। मेiji संविधान 1889 के अंतर्गत सम्राट को जो देवत्व और सर्वोपरिता और निरंकुशता की स्थिति प्राप्त थी, उसे वर्तमान संविधान के द्वारा समाप्त कर दिया है। सम्राट के शासन के स्थान पर वर्तमान संविधान द्वारा लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा को अपनाया गया है और अब सम्राट एक संवैधानिक प्रधान मात्र है और फिर भी संविधान को कुछ अधिकार प्राप्त हैं जो कि संविधान के प्रथम अध्याय के आर्टिकल 6 और 7 में लिखे गए हैं। जैसे पहला है नियुक्ति संबंधी कार्य। सम्राट जो है वो कुछ मुख्य रूप से निम्न अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। संविधान के अनुसार सम्राट प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, किंतु सम्राट का यह कार्य मात्र एक औपचारिकता है। किसी भी परिस्थिति में सम्राट स्वयं विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार जापान में सम्राट डायट अर्थात संसद के द्वारा मनोनीत व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। इसी प्रकार सम्राट सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी नियुक्त करता है, परंतु इस संबंध में भी वह स्वयं विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता है। सम्राट सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर उसी व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसे कैबिनेट ने मनोनीत किया है। इसी तरह से सम्राट को निम्नलिखित स्थितियों को प्रमाणित करने का अधिकार है, जैसे राज्य के मंत्रियों और अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युति को जैसा कि विधि द्वारा निर्धारित किया गया हो प्रमाणित करना, राजदूतों और मंत्रियों के परिचय पत्रों और समस्त शक्तियों को प्रमाणित करना, अनुसमर्थन प्रपत्रों और अन्य कूटनीतिक दस्तावेजों को प्रमाणित करना, सामान्य क्षमा और सर्व क्षमा अथवा अपराधियों के दंड में परिवर्तन को प्रमाणित करना। फिर है सम्राट के, ये तो थे कार्यपालिका कार्य, अब है विधायी कार्य। विधायी क्षेत्र में सम्राट को निम्नलिखित कार्य करने होते हैं, जैसे संवैधानिक संशोधनों, विधियों, कैबिनेट के आदेशों और संधियों की घोषणा करना, डायट के अधिवेशन आमंत्रित करना, प्रतिनिधि सदन को विघटित करना, डायट के सदस्यों के सामान्य निर्वाचन की घोषणा करना। इसी तरह सम्राट को उपाधियाँ, समारोह और स्वागत संबंधी कार्य भी प्राप्त हैं और वह उपाधियों और सम्मान सूचक उपाधियों को वितरित करता है। विदेशी राजदूतों, मंत्रियों,
राष्ट्राध्यक्षों आदि का स्वागत करता है और अन्य समारोह संबंधी और औपचारिक कार्य भी करता है। संसदीय शासन में कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, एक औपचारिक और दूसरा वास्तविक। जापान का सम्राट ब्रिटिश सम्राट की भांति ही कार्यपालिका का केवल औपचारिक प्रधान है, किंतु इस संबंध में स्थिति यह है कि ब्रिटिश सम्राट एक औपचारिक प्रधान मात्र है, किंतु फिर भी ऐसा समझा जाता है कि किन्हीं परिस्थितियों में वह प्रधानमंत्री और कैबिनेट के कार्यों और शासन के निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। जापान का सम्राट शासन व्यवस्था के कार्यों को कभी प्रभावित कर सकेगा, इसमें संदेह है। और ब्रिटेन का सम्राट व्यवहार में केवल एक संवैधानिक प्रधान है, लेकिन सिद्धांत में आज भी उसे अनेक शक्तियां प्राप्त हैं। जापान के सम्राट की स्थिति भिन्न है। जापान के सम्राट को सिद्धांत और व्यवहार में ही उसकी शक्तियां शून्य हैं। सम्राट की वास्तविक स्थिति को हम समझने के लिए हम आर्टिकल 3 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें लिखा गया है कि राज्य से संबंधित सम्राट के सभी कार्यों के लिए मंत्रिमंडल की मंत्रणा और स्वीकृति आवश्यक होगी और इन कार्यों के लिए मंत्रिमंडल ही उत्तरदायी होगा। इसी प्रकार आर्टिकल 4 में लिखा है कि सम्राट केवल राज्य से संबंधित वे कार्य करेगा जिनके संविधान में व्यवस्था है और जो उसे शासन से संबंधित शक्तियां प्राप्त नहीं होंगी। इन सब के अतिरिक्त संविधान के प्रथम अनुच्छेद में ही यह स्पष्ट है कि सम्राट केवल राज्य और जनता की एकता का प्रतीक होगा और अपनी स्थिति लोगों की इच्छा से ग्रहण करेगा जिनमें संप्रभुता निहित है। अतः जापान के सम्राट के संबंध में यह कहा जा सकता है कि वह मात्र एक स्वर्णिम शून्य है, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन में सैद्धांतिक दृष्टि से आज भी सम्राट को कुछ शक्तियां प्राप्त हैं, यद्यपि व्यवहार में उसकी शक्तियों को परंपरा के आधार पर सीमित किया गया है, जबकि जापान के सम्राट की शक्तियों को 1947 के संविधान के द्वारा सीमित कर दिया गया है। इस प्रकार जापान का सम्राट न केवल व्यवहार वरन सिद्धांत में भी एक संवैधानिक प्रधान ही है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, प्रतिनिधि सदन को भंग करने, डायट को आमंत्रित करने या अन्य किसी बात के संबंध में भी वह अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता और डायट के द्वारा पारित विधेयक को कानून का रूप ग्रहण करने के लिए उस पर सम्राट के हस्ताक्षर की भी कोई व्यवस्था नहीं है। सम्राट तो संवैधानिक संशोधन या विधेयक को सरकारी गजट या सूचना पत्र में छपने की आज्ञा मात्र प्रदान करता है। इसी प्रकार ब्रिटिश सम्राट एक संवैधानिक प्रधान मात्र है। इसी को दृष्टि में रखते हुए प्रसिद्ध विचारक बेजहॉट ने लिखा है कि ब्रिटेन का सम्राट जो है उसको अधिकार है कि वह मंत्रिमंडल को परामर्श दे, उसे प्रोत्साहित करे और चेतावनी दे, किंतु जापान के सम्राट के संबंध में यानागा ने लिखा है कि व्यवहार में जापान के सम्राट की शक्तियाँ ब्रिटिश सम्राट की तुलना में शून्य है, जो शासन की प्रक्रिया में निश्चित भूमिका अदा करता है, जबकि ब्रिटिश सम्राट को अधिकार है कि प्रधानमंत्री उससे परामर्श ले, वह कुछ कार्यों को प्रोत्साहित करे और कुछ के विरुद्ध चेतावनी दे। जापान के सम्राट को इस प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। लेकिन जापान में सम्राट को न केवल सिद्धांत में बल्कि व्यवहार में भी कोई शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि वहाँ पर सम्राट का पद फिर भी क्यों बना हुआ है, सम्राट के पद का क्या औचित्य है। उसका कारण है कि वहाँ पे सम्राट का जो पद है वो बहुत ही ऐतिहासिक महत्व का पद है। यह लगभग 2600 वर्षों से भी पुराना है और शताब्दियों से जापानियों के हृदय में
अपने सम्राट के प्रति श्रद्धा और भक्ति रही है। वो सम्राट को देवतुल्य, पिता तुल्य समझते हैं और वो इस पद को समाप्त करने की नहीं सोच सकते हैं। इसी प्रकार जापानी भी ब्रिटिश लोगों की भांति रूढ़िवादी है और वो प्राचीन समय से जो चली आ रही संस्था उसको समाप्त करने के पक्षधर नहीं है। इसी तरह सम्राट की वहाँ पे सराहनीय भूमिका रही है। जैसे कि ब्रिटिश सम्राट जो है स्टुअर्ट प्रथम और द्वितीय या चार्ल्स प्रथम और द्वितीय के समान ही जापान के सम्राट ने कभी भी निरंकुश और स्वेच्छाचारी बनने का प्रयास नहीं किया। यद्यपि मेजी संविधान के अंतर्गत सम्राट को संप्रभुता प्राप्त थी, लेकिन उसने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर जनता के अधिकारों को कुचलने का प्रयास नहीं किया। इसलिए जापान की जो जनता है वो सम्राट के प्रति कोई घृणा नहीं रखती है, बल्कि वो सम्राट के प्रति सम्मान का भाव रखती है। वर्तमान संविधान में सम्राट की सभी पूर्ववर्ती शक्तियाँ उससे छीन ली गई हैं। अब उसकी शक्ति इतनी सीमित हो गई है कि उसके द्वारा लोकतंत्र को आघात नहीं पहुंचाया जा सकता। इसी तरह जो जापान में सम्राट रहे हैं वो दूरदर्शी रहे हैं और सम्राट का जो पद है वो राष्ट्रीयता का प्रतीक रहा है। इन सब के अतिरिक्त जापान में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें वास्तविक कार्यपालिका के साथ साथ एक औपचारिक कार्यपालिका की भी आवश्यकता होती है और सम्राट के द्वारा इस औपचारिक कार्यपालिका के रूप में कार्य किया जाता है। यदि सम्राट पद को समाप्त कर दिया जाए तो उसके स्थान पर भारत के राष्ट्रपति जैसे किसी पदाधिकारी की व्यवस्था करनी होगी और इस प्रकार के पदाधिकारी के निर्वाचन की व्यवस्था करनी होगी और उसकी निष्पक्षता पर भी पूर्ण विश्वास नहीं किया जा सकता। सम्राट एक निष्पक्ष और तटस्थ व्यक्ति है, उसे सभी का विश्वास प्राप्त है, उसके निर्वाचन की भी कोई समस्या नहीं है और उसको लंबे राजनीतिक अनुभव प्राप्त होता है, जिससे कि उसके अनुभव का लाभ जो है वो सरकार उठा सकती है और वह राष्ट्रीय प्रश्नों पर भी दलीय मतभेद दूर करने में भी सफलता प्राप्त करता है। अतः संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत एक निर्वाचन प्रधान की तुलना में जापान में सम्राट का पद श्रेयस्कर है।